हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिट क्लासेस पर। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से देखते आए हैं कि हमने ज्योग्राफी क्लास 10th स्टार्ट किया है और हमने अभी तक क्या देख लिया। हमने अभी तक देखा कि मृदा संसाधन क्या है, मतलब व्हाट इज़ सॉइल रिसोर्सेज। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि मृदा को अलग अलग उनकी उत्पत्ति और उनके विकास क्रम के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए हम लोग मृदा का वर्गीकरण करते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हमारे देश में जलवायु के आधार पर, उनकी विकास क्रम के आधार पर, रासायनिक भौतिक संरचना के आधार पर और उन पर मौजूद यौगिकों और जैविक तत्वों के आधार पर हम मृदा को मुख्यतः 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं। आइए एक एक करके हर प्रकार की मृदा के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं जलोढ़ मृदा से। पहला हमारा क्या होगा? जलोढ़। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? एल्यूवियल। एल्यूवियल सॉइल। क्या है एल्यूवियल सॉइल? हमारे देश की मृदा का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग हमारे देश का पूरा उत्तरी मैदान का क्षेत्र जो है, उत्तरी मैदान का क्षेत्र हम किसे कहते हैं? हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का मैदानी क्षेत्र और जो पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके हैं, उन पर जो मृदा का निक्षेप है वो जलोढ़ मृदा का है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश का कितना बड़ा हिस्सा जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। तो हम लोग देखते हैं कि जलोढ़ मृदा बनती कैसे है, होता क्या है। जो जलोढ़ मृदा है वो नदियों द्वारा लाए गए जो गाद होते हैं, जो सिल्ट होते हैं, उनसे बनती है। मतलब क्या है, क्यों हमारे देश के उत्तरी भागों में ही सिर्फ जलोढ़ मृदा पाई जाती है और पूर्वी तट में? इसका मुख्य कारण है 3 हिमालयी नदियाँ और पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। जो 3 हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी है हमारी? ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। सिंधु नदी से और उनकी सहायक नदियों से हमारा पंजाब और हरियाणा वाला जो दोआब क्षेत्र है वो बना है। गंगा नदी से हमारा, गंगा और गंगा की सहायक नदियों से हमारा जो उत्तरी मैदान है, आपका जो एरिया आता है आपका दिल्ली और ये यूपी और बिहार का जो क्षेत्र है वो गंगा से बना है। और जो हमारा असम का क्षेत्र है, असम मेघालय वाला एरिया, वहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र बनते हैं और वहाँ पर जो जलोढ़ मृदा का निक्षेप है वो हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी से। और हमारे पूर्वी तट पे जो जलोढ़ मृदा का निक्षेप है उनका मुख्य कारण जो पठारी नदियाँ हैं जो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले नदी के बहाव से आने वाली जो उपजाऊ मृदा है, जो जलोढ़ मृदा है, उसका निक्षेप करती है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि जलोढ़ मृदा में ज़्यादा खेती होती है? क्या कारण है? जलोढ़ मृदा में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, जो उसमें ह्यूम्स हैं, जो जीवाणु हैं, जो कि कृषि के लिए अति आवश्यक है, जलोढ़ मृदा में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए जलोढ़ मृदा खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जलोढ़ मृदा में इसका सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें गहन खेती होती है। जलोढ़ मृदा में गहन खेती होती है। क्यों? क्योंकि वे मिनरल्स रिच होते हैं, मतलब उनमें जो आवश्यक पोषक तत्व है वो भरपूर मात्रा में होती है। और हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो जलोढ़ मृदा जो है वो 2 प्रकार की होती है। दूसरा कलर पेन यूज़ करते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमें मेनली यही 2 प्रकार पढ़ना है। पहला है खादर, दूसरा है बांगर। याद रखेंगे, पूछता है ये क्वेश्चन। जो खादर मृदा होती है, खादर शब्द किस शब्द से मैच होता है? खाद। खाद में क्या होता है? खाद डालने से ज़मीन का पोषक तत्व बढ़ जाता है
अर्थात वैसी मृदा जो ज़्यादा पोषक तत्व युक्त होती है, जिसमें ज़्यादा गहन खेती होती है, जो खेती के लिए ज़्यादातर उपयुक्त होता है, जो मतलब बेटर माना गया है इसको, ये नई जलोढ़ मृदा होती है। नई जलोढ़, इसमें जो पोषक तत्व हैं ज़्यादा होते हैं बांगर के कंपैरिजन में। बांगर, आप बांगर भंगार शब्द से कोरिलेट कर सकते हैं। जो बांगर होता है वो ज़्यादा खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि बेकार होता है, लेकिन वो खादर के कंपैरिजन में लो कैटेगरी का होता है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा का होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स को याद रखेंगे। जो जलोढ़ मृदा है वो दो प्रकार की होती है, और ये भी याद रखेंगे कि हमारे देश के किस एरिया में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मानचित्र कार्य में भी ये चीज़ को पूछा जाता है बहुत बार कि हमारे देश के इस हिस्से में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जलोढ़ मृदा किस प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है, तो नोट कीजिएगा, मिटाते हैं। तो जलोढ़ मृदा में किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं? उगने वाले प्रमुख फसल, जलोढ़ मृदा में प्रमुख फसल कौन कौन सी उगाई जाती है? सबसे प्रमुख है गेहूं, दूसरा हमारा गन्ना, तीसरा हम देख सकते हैं जौ, चौथा हम देख सकते हैं दलहन फसलें, जो दलहन कुल की फसलें हैं जैसे दाल वगैरह, और भी बहुत सारे फसल की इनमें खेती की जाती है, लेकिन प्रमुखता ये 4 फसल हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ये भी पूछता है। आगे बढ़ते हैं। हमें इतना ही जानना है जलोढ़ मृदा के बारे में, ज़्यादा डिटेल में हम आगे की आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं दूसरा टाइप। पहला हो गया जलोढ़, दूसरा हम लोग देखते हैं काली मृदा। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। सबसे पहला चीज जो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे जो काली मिट्टी है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको मुख्यतः 2 और नामों से जाना जाता है, रेगूर मृदा, और दूसरा क्या है? काली कपास। काली कपास मृदा नोट करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है। हम लोग देखते हैं कि काली मृदा, सबसे पहला तो काली मृदा नाम से ही पता चल रहा है कि ये काला होगा। तो इसका कालापन का कारण क्या है? ये जो मिट्टी है, ये ज्वालामुखी के फटने से जो चट्टान बने हैं, जो बसाल्टिक रॉक बने हैं, या और जो लावाजनक सैल बनी है, जो लावाजनक चट्टानें बनी हैं, उनसे बना हुआ है। और इनमें भारी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, फॉस्फोरस का उपस्थिति होता है और ह्यूम्स की उपस्थिति होती है, जिसके कारण कि इसका कलर काला होता है। तो मेनली हम लोग क्या देखें कि ये क्या क्या से बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। दूसरा हमारा इसका में फॉस्फोरस होता है, इसका में और भी बहुत सारी मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, और बहुत सारे ह्यूम्स और जीवाश्म भी होते हैं, जिससे कि इसका कलर काला होता है। दूसरा बात जो नोट करने लायक है वो है कि फसल, प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो काली मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल का नाम है आपका कपास। मेनली हमें यही याद रखना है, कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए इसे काली कपास भी नाम से भी जाना जाता है, आप देख रहे हैं। दूसरा चीज़, इसकी खास बात क्या है?
अधिक गर्मी पड़ने पर उच्च ताप पर ये जो मिट्टी है वो उसमें दरारें आ जाती हैं, और मतलब काफ़ी चौड़ी चौड़ी दरारें आ जाती हैं और गहरी होती हैं वो। और एक चीज़ जो इसे खास बनाती है, इसके जो कण होते हैं बहुत महीन होते हैं, और पानी पड़ने पर बहुत ज़्यादा जब उनको गीला किया जाता है तो ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। तो इसीलिए इस तरह की मिट्टी में जो खेती है, वो खेती के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हल चलाना पड़ता है। तो जो मानसून की पहली बौछार होती है ना, उसी में इसमें खेती के लिए हल चला दिया जाता है, नहीं तो बाद में चिपचिप मिट्टी में हल चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है हमारे देश में। तो हमारे देश में सबसे पहला बात कि बसाल्टिक रॉक जहाँ मिलेंगे वहीं पे ये मिट्टी पाई जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो बसाल्टिक रॉक है वो हमारा दक्कन का पठार में पाया जाता है, जो दक्षिणी पठारी एरिया है उसमें मिलता है। तो हमारा जो पठारी एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हम जैसे ही उत्तर के मैदान को पार करेंगे और इधर विंध्याचल श्रेणी के बाद दक्कन का पठार शुरू हो जाता है, तो उसी एरिया में पाया जाता है। तो मेनली ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो गया आपका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये नीचे में गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन तक फैला हुआ है। तो मैप में आप लोकेट करने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के किस हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। और एक नोट करने वाला बात, ये गुजरात के सौराष्ट्र का जो हिस्सा है वहाँ पे भी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इतना ही पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉइल देखेंगे। थर्ड टाइप दीजिए। थर्ड है हमारा लाल और पीली मिट्टी। रेड एंड येलो सॉइल। हमारे देश की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है लाल और पीली मिट्टी, जो कि हमारे झारखंड के क्षेत्र में जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है और जो पश्चिमी घाट है उस एरिया में पाया जाता है। तो ये जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। ये मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, और इसमें मुख्यतः मोटे फसलों की खेती की जाती है। किस प्रकार की फसल की खेती की जाती है, मोटे फसल की। तो इसमें जो प्रमुख फसल है कौन कौन से हैं, धान की खेती की जाती है, दूसरा हमारा मक्का की खेती की जाती है। प्रमुख है जो मोटे फसल है उनका इसमें खेती किया जाता है, और उसके लिए भी सिंचाई की उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है, तभी जाके हम इसमें खेती कर सकते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है और इसमें क्या क्या होता है वो जानना है हमें। तो ये सबसे पहले तो ये पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, और कम वर्षा वाले क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसका जो कलर है रेड, इसमें रेड कलर का आने का मुख्य वजह है इसमें पाया जाने वाला लॉ एस्क। तो जिस भी जगह में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है उसमें लॉ एस्क की प्रचुर मात्रा होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ की मिट्टी लाल पीली है, और यहाँ मुख्यतः लॉ एस्क पाया जाता है, और यह बेल्ट हमारे जो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इतना ही इसमें नोट करेंगे, और मैप में लोकेट करने आपको आना चाहिए। अगर बात की जाए लाल पीली मिट्टी की तो वो कहाँ पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइप की मृदा। मेनली हम लोग को काली और जलोढ़ मिट्टी के बारे में याद रखना जरूरी है। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट जो आ सकता है वो है लेटेराइट। लेटेराइट मृदा सॉइल। फोर्थ हमारा है लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा की सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बनता कैसे है। तो लेटेराइट मृदा किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा अधिक वर्षा वाले और गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती हो और जहाँ का जलवायु गर्म हो, मतलब ह्यूमस ज़्यादा हो वहाँ पे, गर्मी ज़्यादा हो वहाँ पे। तो इस प्रकार का क्षेत्र हमारे देश में कहाँ है। नॉर्मली वह क्षेत्र
उस प्रकार के क्षेत्र जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है कौन कौन से हैं? हमारा मेघालय का जो एरिया है वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी मतलब जो गर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो लेटेराइट मृदा उसी प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मेनली अगर हम हमारे देश में देखें तो लेटेराइट मृदा हमारा जो असम और मेघालय का जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो नीलगिरी की पर्वत वाला क्षेत्र है जो कि अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है। हमारा जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे हम जानते हैं कि एक पर्वत श्रेणी है जो ऊंचा क्षेत्र है, वहाँ पे अधिक वर्षा होती है और वहाँ पे समुद्र की उपस्थिति की वजह से तापमान भी अधिक होता है। तो उस प्रकार के क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इस मृदा की कमजोरी क्या है? इस मृदा में अधिक वर्षा और उच्च ताप की वजह से जो मिनरल्स है वो कम हो जाते हैं, और मतलब हम जान रहे हैं कि ज़्यादा वर्षा होगी, हम ये चीज़ पढ़े हैं कि अधिक सिंचाई से मृदा की जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं। तो यही कारण है कि लेटेराइट मृदा के जो पोषक तत्व है वो अधिक वर्षा के कारण बह जाते हैं, और उच्च ताप के कारण इस मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं, जो बैक्टीरिया है या फिर जो जीवित तत्व हैं जो कि कृषि के लिए सहयोगी होते हैं, वो मर जाते हैं। इसी कारण से यह मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है, इस पर ज़्यादा खेती नहीं की जा सकती है। परंतु इसमें अगर खेती करना हो तो हमें रासायनिक तत्वों का प्रयोग करना पड़ता है। ज़्यादा रसायन हम इसमें डाल के खेती कर सकते हैं। तो इसमें उगने वाले प्रमुख फसल क्या हैं? याद रखेंगे, यही पूछता है प्रमुख फसल क्या क्या इसमें उगाई जाती है। तो इसमें मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की खेती की जाती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में वो एरिया जो जहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाती है, जैसे कि असम में हम जानते हैं असम अपने चाय के लिए फेमस है, काजू। केरल में पाई जाने वाले लेटेराइट मृदा को रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके उसमें काजू उगाया जाता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ प्रमुख फसल क्या है और कहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है इस प्रकार का मृदा? हमने देखा कि वह क्षेत्र जहाँ अधिक वर्षा होती है और जहाँ पे उच्च ताप होता है वहाँ पाया जाता है। तो हमारे देश के किस किस राज्यों में पाया जाता है? असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इन सब राज्यों की जो उच्च वर्षा वाले और उच्च ताप वाले क्षेत्र है वहाँ पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक मृदा को 4 तरह से वर्गीकृत किया है: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा और लाल और पीली मृदा। इसका आगे भी और वर्गीकरण है जिसे हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।